महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर गठबंधन कमेटी की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के साथ बैठकों का दौर जारी है। गठबंधन कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक के आवास पर एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से संजय राउत मौजूद हैं। इस बैठक में 48 लोकसभा सीटों पर इन तीनों ही दलों के बीच का फार्मूला क्या हो, इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की प्रदेश यूनिट ने 48 लोकसभा सीटों में कम से कम 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह केंद्रीय नेतृत्व को दी है। इस बैठक के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा की 80 सीटों पर तालमेल के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कमेटी की अहम बैठक होने वाली है। वैसे समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से अपने लिए तकरीबन 55 से 60 सीटों की मांग की है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी अब महाविकास अघाड़ी का हिस्सा होगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी से लोहा लेने के लिए अब महाविकास अघाड़ी में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी शामिल होगी और प्रकाश अंबेडकर की संजय राउत, इसके अलावा शरद पवार और उद्धव ठाकरे से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सीट बंटवारे पर भी चर्चा हो चुकी है। संजय राउत ने कहा है कि चूंकि बार बार प्रकाश अंबेडकर अकोला से चुनाव लड़े हैं, इसलिए इस बार भी संभावना है कि वो अकोला से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर प्रकाश अंबेडकर की भी प्रतिक्रिया आई है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि पहले सीट बंटवारे पर फैसला हो और सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो। मैं अकोला से तो क्या, मुंबई से भी लड़ने को तैयार हूँ। मैं संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दिल्ली में अलायंस के चर्चाओं के बीच आज पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के इंचार्ज देवेंद्र यादव ने अध्यक्षता की। इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कांग्रेस के सभी बड़े अधिकारी और नेता जो हैं वो शामिल हुए। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव ने मीटिंग के बाद कहा कि वो अगले 3 दिनों तक नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करने आए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मैं साफ कर दूं कि 3 दिन की मीटिंग में गठबंधन पर भी चर्चा होगी। इंडिया अलायंस के आने वाले 5-6 दिनों बाद एक दूसरी बार जो है वो बैठक हो सकती है, जिसमें पंजाब में जो मंथन हुआ है, जिसमें देवेंद्र यादव लगातार नेताओं से बात कर रहे हैं। इस बैठक का जो भी नतीजा होगा या जो चर्चाएं होंगी वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ देवेंद्र यादव साझा करेंगे। उसके बाद अगली जो बैठक होगी उसमें फैसला लिया जाएगा कि पंजाब में अलायंस होगा या नहीं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी के विधायकों और पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ चुनावी मंथन किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा उम्मीदवारों की बैठक में अखिलेश ने कहा कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को सबक सिखाएगी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को भी पता है और सपा नेताओं को भी पता है कि कौन कहां से लोकसभा चुनाव लड़ने वाला है और कौन उम्मीदवार होगा। हमारा रास्ता धर्म का नहीं बल्कि गैर बराबरी दूर करने का है। अखिलेश ने यह भी कहा कि आजम खान, इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव जैसे नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अखिलेश ने यह भी कहा कि पीडीए के साथ साथ इस चुनाव में कई और फॉर्मूले भी अपनाए जाएंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि बैठक में समाजवादी पार्टी अपनी सीटों को लेकर सुझाव देगी और कांग्रेस से सुझाव लेगी भी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। ईडी ने कोर्ट में 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव का नाम शामिल है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने रॉज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें ईडी ने कारोबारी अमित कात्याल समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को भी आरोपी बनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट जो है वह 16 जनवरी को करेगा। ईडी की कार्रवाई का संकेत आरजेडी ने पहले ही दिया था कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईडी की जो कार्रवाई है वह तेज हो जाएगी 22 जनवरी तक। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले में ईडी जांच कर रही है और जब ईडी के अधिकारी संदेश खाली पहुंचे थे तभी 300 से ज्यादा ग्रामीणों ने ईडी अधिकारियों पे हमला कर दिया, जिस हमले में 3 ईडी अधिकारियों की सर पे चोट लगी थी। अब इसको लेकर ईडी एक अहम यहाँ पे बैठक कर रही है। ईडी के डायरेक्टर दिल्ली से कोलकाता यहाँ पे राहुल नवीन पहुंचे हैं, उनके साथ में ईडी अधिकारी चर्चा कर रहे हैं और ईडी का अब अगला कदम क्या होगा इस पे विषय पे भी चर्चा किया जा रहा है। ईडी 20 तारीख तक अलर्ट मोड पे है, सीआरपीएफ के जवानों को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। तो वही कोलकाता के डीजी राजीव कुमार ने साफ शब्दों पे कहा है कि जो लोग दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से संदेश खाली में शाहजहां शेख का 4 दिन के बाद भी कोई अता पता नहीं चल पा रहा, ना ही उसकी गिरफ्तारी हो पा रही है, इसको लेकर भी ईडी के अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से राशन घोटाले की जांच कर रहे हैं, वाकई इस राशन घोटाले में किस हद तक पहुंचते हैं और जो दोषियों हैं उनको कैसे सजा ईडी के अधिकारी देते हैं, अब ये देखने वाली बात बना है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। हरियाणा में माइनिंग माफिया के खिलाफ जिस तरह से ईडी ने लगातार ही शिकंजा कसा हुआ है, चाहे वो यमुनानगर हो, सोनीपत हो और हरियाणा के कुछ दूसरे स्थानों पर भी ईडी की छापेमारी लगातार ही जारी है। बेशक इस छापेमारी को 4 से 5 दिनों का समय हो चुका है, लेकिन लगातार ही जो इलीगल माइनिंग माफिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों पर ईडी द्वारा ज़बरदस्त रेड भी की जा रही है। और यही कारण है कि कल ईडी द्वारा जिस तरह से इलीगल माइनिंग को लेके इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बेशक ईडी द्वारा दावा किया गया कि दिलबाग सिंह के पास से 5 करोड़ रुपया नगद, इसके साथ ही सोना और चांदी के साथ साथ कुछ विदेशी प्रॉपर्टियों के कागजात भी ईडी द्वारा बरामद किए जाने का दावा किया गया। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दर्द एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर झलका है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक सीएम की कुर्सी थे लोग हाथ आते थे, हाथ जोड़ते थे, कहते भाई साहब, और जब ऐसे वक्त में चरण कमल हो जाते हैं और लेकिन जब पद नहीं होता है तो पोस्टर से तस्वीर भी गायब हो जाती है, जैसे गधे के सर पर सिंह। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में एक धार्मिक कार्यक्रम में एक सभा में बात कही उन्होंने मंच से। उन्होंने कहा कि पद की लालसा नहीं होनी चाहिए और कर्म किए जाना चाहिए। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर्म किए जाते हैं बिना किसी पद की लालसा के या किसी तरह का कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन उसी तरह के नेता होने चाहिए। लेकिन उसी दौरान उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है तो आप वो किसी तरह का कार्य नहीं करेंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी वो अपनी मदद के लिए उन्होंने कहा कि मामा का घर खोला है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कल शाम को 4 बजे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर अपना फैसला सुनाने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इसे लेकर कहा है कि कल का फैसला ये पॉलिटिकल होगा, ना कि कानून को पकड़कर होगा। यानी पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के फेवर में आ सकता है। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल परब का कहना है कल जो भी फैसला आएगा या हमारे पक्ष में आएगा या विरोध में आएगा, दोनों तरफ के लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता अब बचा हुआ है। फैसले से 2 दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। ये मुलाकात वर्षा बंगले पर हुई थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा देखने को मिला था। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। मालदीव के कुछ जूनियर मंत्रियों के स्तरहीन बयान के बाद अब खबर ये आई है कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू भारत यात्रा पर आना चाहते हैं। भारत यात्रा का उनका कार्यक्रम भारत सरकार को प्राप्त हो चुका है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि मौजूदा विवाद से पहले ही उनका कार्यक्रम बन गया था और इस विवाद से इस यात्रा कार्यक्रम का कोई लेना देना नहीं है। मुइज़ू चीन के करीब माने जाते हैं और कहा जा रहा है कि इस वक्त वो चीन में जब है तो चीन को उन्होंने अपने देश में कई पोर्ट और रोड प्रोजेक्ट्स दिए हैं। अमूमन इस तरह के रोड और पोर्ट प्रोजेक्ट्स भारत को ही मिला करते थे, लेकिन चीन के तुरंत बाद भारत यात्रा की उनकी पहल साबित करती है कि वो संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।
खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया। आज राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम में ये अवार्ड दिए गए। सबसे चर्चित नाम रहा मोहम्मद शमी का, जो भारतीय क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी हैं। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अर्जुन पुरस्कार लेने पहुंचे। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विका साईराज रंकी रेड्डी को 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्होंने 2023 में एशियाई खेलों में अपना और बैडमिंटन में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में 2023 के लिए 26 खिलाड़ियों और पैरा खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी अपनी मां के साथ राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत ही यादगार पल है। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बयानबाजी एग्रेशन के साथ नहीं बल्कि आस्था के लिहाज से करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है और उसका जो जवाब देना है वो आस्था के हिसाब से देना है, ना कि एग्रेशन के जरिए। पीएम ने अपने मंत्रियों को साथ साथ ये भी नसीहत दी है कि वो उस दिन अपने तमाम कंस्टिट्यूएंसी में रहें, अपने इलाके में रहें। 24 से बीजेपी का अयोध्या दर्शन कार्यक्रम शुरू हो रहा है और सभी मंत्री ये एश्योर करें कि उनके क्षेत्र के मैक्सिमम लोग अयोध्या आएँ और बीजेपी का जो अयोध्या दर्शन कार्यक्रम है उसके जरिए आएँ और उनको कोई भी दिक्कत ना हो। पीएम ने कहा है कि सभी मंत्री अपने कंस्टिट्यूएंसी के तमाम लोगों का ख्याल रखें, अयोध्या तक आने जाने की व्यवस्था करें, अयोध्या में रामलला के दर्शन में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी मंत्री अपने ऊपर लें। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों से जुड़े कार्यों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री आज अधिकारियों से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। आज सुबह फिर वो अयोध्या पहुंचे और राम जन्मभूमि के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद वहीं से सीधे ट्रैफिक कंट्रोल रूम पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद समारोह की तैयारियों में अलग अलग विभागों की भूमिका के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर अयोध्या आने वाले राम भक्तों की भीड़ के प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रामोत्सव को बेहद भव्य बनाने के साथ साथ विकास कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24। 13 जनवरी को संकल्प दिवस मनाएगी निषाद पार्टी लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर मैदान में। दरअसल संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 13 जनवरी 2013 को मैं निषाद राज के किले पर गया अपने पूरे परिवार 23 लोगों के साथ और 47 साल के कैरियर वैभवशाली जीवन उससे संन्यास ले लिया था। उस दिन संकल्प लिया था कि त्रेता युग में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उन्होंने अपनी सेना देकर के रावण राज खत्म किया था। वह 14 साल बाद भगवान राम वापस आए। उन्होंने अपनी कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया और दोनों ने जब कैबिनेट बनाई तो रामराज आया था। साथ ही ये भी कहा कि 1931 से लेकर के 1991 तक अनुसूचित जात में गिने जाते थे। उनकी जो खानदानी सुरक्षा थी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसे छीन लिया गया। हमने लोगों को बुलाकर बताया और समझाया, जिस तरह से एक होकर के मोदी और योगी को वोट देकर के सत्ता तक पहुंचाया है और उन्हें एहसास कराया है कि हमारी समस्या का समाधान राजनीतिक दल ही सुलझा सकते हैं। आज 39 पार्टियों में एक निषाद पार्टी भी है जो एनडीए में शामिल है और हम संकल्प दिलाएंगे निषादों को कि जिस तरीके से 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमने बनवाई थी, ठीक उसी तरीके से 2024 में भी हम एक होकर के नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाएंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल ट्रेड शो का किया शुभारंभ। शाम को यूएई के प्रेसिडेंट के साथ करेंगे रोड शो। ग्लोबल ट्रेड शो और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए प्रधानमंत्री कल रात से ही अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी ने आज महात्मा मंदिर में कई वैश्विक नेताओं के साथ बैठक कर अपने दिन की शुरुआत की। उन्होंने तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आगाज करवाएंगे। इस मौके पर वे दुनिया भर के गुजरात पहुंचे कारोबारियों, निवेशकों को संबोधित करेंगे। सरकार के मुताबिक
2024 का ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट फ्यूचर के भारत के लिए एक रोड मैप का काम करेगा। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अजमेर के ऐतिहासिक 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। जयपुर के बीजेपी के सांसद रामचरण बोहरा ने दावा किया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत स्कूल हुआ करता था, जिसे मोहम्मद गोरी ने तोड़कर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरे जगह बना ली। हालांकि संगमरमर के बने एक शिलालेख पर अब भी यहाँ पर संस्कृत का स्कूल होने का दावा होने की बात कही जा रही है रामचरण बोहरा के ओर से, और उन्होंने यह भी कहा कि जल्दी ही यहाँ पर संस्कृत के मंत्र भी गूंजते सुनाई दे सकते हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या सचमुच अब यहाँ पर संस्कृत के मंत्र उकेरे जाएंगे, यह उससे भी बड़ा सवाल है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24 मुंबई। बॉर्डर पर इस समय ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का मकसद है कि सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में जो आतंकी मौजूद हैं, जो इस कोशिश में है कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें, उन आतंकियों को चुन चुन कर जहान्नुम पहुंचाना। लगातार सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में करीब 250 आतंकी मौजूद हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए नदी नालों के जरिए भी घुसपैठ कर सकते हैं। ये आतंकी टनल के जरिए भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं, और ये आतंकी एलओसी यानी नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक पहुंचे हैं ताकि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, चाहे सेना के जवान हो, चाहे हो अर्धसैनिक बलों के जवान। और यही वो हमारे बहादुर जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित है और पूरी तरह से जवान अलर्ट हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद एक बार फिर से चर्चा में है और 11 जनवरी को हाईकोर्ट में जो मामला है उस पर सुनवाई होनी है, जिसमें ये तय होगा कि आखिर दिल्ली की 175 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद को तोड़ा जाएगा या नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर मसला क्या है। दरअसल दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को ढाए जाने के एनडीएमसी के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 8 तारीख को नहीं हुई और अब 11 तारीख के लिए उसे टाल दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता की कोर्ट में होनी है। फिरोज इकबाल ने बताया है कि एनडीएमसी की तरफ से जो नोटिस दिया गया है वो संदेहास्पद है। उसमें ना कोई एक्ट बताया गया है, ना कोई तारीख लिखी है। इसके अलावा मस्जिद हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, बल्कि मस्जिद के साथ वो चौराहा भी हेरिटेज है। अब फिलहाल मामला कोर्ट में है, 11 जनवरी को उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन साफ तौर पर जो मौलाना है उनका ये कहना है कि ये चूंकि आस्था से जुड़ा मसला है, ऐसे में कोर्ट को इस लिहाज से भी सोचना होगा कि क्या विरासत को उजाड़ना ही समस्या का हल है या फिर ट्रैफिक की समस्या का हल किसी और चीज के कर्टेल करके भी निकाला जा सकता है। कैमरामैन संजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पटना के बापू सभागार, ज्ञान भवन और जो अशोक कन्वेंशन हॉल है उसके नाम पे फर्जी वेबसाइट बनाकर लगातार विभाग को चूना लगाया जा रहा था। और इस बात की जानकारी तब मिली जब कई आयोजकों ने शिकायत की कि उन्होंने ऑनलाइन अपना बुकिंग किया था और जब यहाँ वो कस्टम करने पहुँचे तो पता चला कि उनकी बुकिंग है ही नहीं। लगातार मिलती शिकायतों के बाद इस कमेटी के सोसाइटी के सेक्रेटरी ने इस मामले में गांधी मैदान थाना और साइबर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया था और बताया किस तरीके से फर्जी सोशल साइट और फर्जी अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी की जा रही है। इस बात को लेकर जब जांच शुरू हुई तो इस पूरे मामले में एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। पता चला कि इस गैंग का सरगना हरियाणा में बैठा विकास कुमार था, जबकि उसके सहयोग में बिहार और पटना से जुड़े कुछ लोग यहाँ पे सक्रिय थे। इस पूरे मामले में साइबर थाने की पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और इस मामले में सरगना विकास सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़े पैमाने पर फर्जी एटीएम, सोशल साइट के कई जो लॉगिन आईडी, पासवर्ड और इसके साथ ही एक हार्ड डिस्क बरामद किया गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ झा, पटना न्यूज़ 24।
श्रीनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा एक महिला साइंटिस्ट को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला श्रीनगर में यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दफ्तर का है, जहाँ पर ये तैनात महिला साइंटिस्ट ऑफिसर एक व्यक्ति से रिश्वत मांग रही थी। ये व्यक्ति एक नया बेकरी यूनिट श्रीनगर में जारी करने वाला था और उससे पहले इसे पीसीबी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड श्रीनगर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए थी, जिसके लिए इसने बाज़ाब्ता आवेदन किया था। लेकिन ये महिला साइंटिस्ट ऑफिसर इस व्यक्ति से एनओसी के एवज में रिश्वत पैसे मांग रही थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरुआती जांच के बाद मामले को दर्ज करने के साथ ही इस महिला साइंटिस्ट ऑफिसर के दफ्तर में पूरा जाल बिछा लिया और उसके बाद रंगे हाथों से 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन रशीद के साथ आशुष नगर, न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट आ रही है, वहीं कोहरे के कारण जो स्पीड है वो कम दिखाई दे रही है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कोहरा है वो अभी भी बरकरार बना हुआ है। हालांकि हवा चल रही है, लेकिन हवा से थोड़ा कोहरा जो है वो छट जा रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो सड़क यातायात, रेल यातायात और हवाई यातायात पर काफ़ी पड़ रहा है। कोहरे के कारण करीब सैकड़ों से अधिक ऐसी ट्रेन है जो अपने निर्धारित समय से कई घंटे विलंब से चल रही हैं। साथ ही जो हवाई सफ़र है उस पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। जो दिल्ली के और एनसीआर के जो कुछ स्कूल हैं उनकी भी छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि जो कड़ाके की ठंड है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ ऐसे दिल्ली एनसीआर के ऐसे इलाके आज हो सकते हैं जहां पर आज बारिश जो है वो पड़ेगी, और बारिश के साथ साथ शीतलहर और कोहरे, इन तीनों की जो मार है वो अभी कुछ दिनों तक जो है वो उत्तर भारत के लोगों को सहनी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में पतंगबाजों का जमावड़ा, आसमान में लहराई राम नाम की पतंग। ये है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ किया। इस पतंग महोत्सव में शामिल होने 55 देशों के 153 पतंगबाज पहुंचे हैं। 12 राज्यों से 68 और गुजरात से 865 लोग भी पतंगबाजी करने पहुंचे हैं। इस पतंग महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इस पतंग महोत्सव में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की धूम दिखाई दी। अलग अलग रंग बिरंगी और आकर्षक पतंगों के बीच राम मंदिर और राम नाम की पतंग आकाश में अपना परचम लहराती दिखाई दी। यहाँ आपको बता दें कि 40% हिस्सेदारी के साथ गुजरात देश का सबसे बड़ा पतंग उत्पादक राज्य है और गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व पतंगबाजी के लिए मशहूर है। पूरा राज्य 14 और 15 तारीख को पतंगबाजी करता है। जनवरी में पूरा शहर इस समय छत पर आपको पतंगबाजी करते हुए नजर आता है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। एक गुमनाम पत्र से मुंबई पुलिस में हड़कंप मच गया है। 3 पन्नों के इस गुमनाम पत्र में मुंबई पुलिस के परिवहन विभाग के कई अधिकारियों पर जो है 8 महिला पुलिस कर्मियों ने रेप, यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पत्र वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस की टीम ने जांच की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पत्र में जिन 8 महिला पुलिस कर्मचारियों का जिक्र है उनमें से 6 को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। महिला पुलिस कर्मियों ने बताया कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि इसमें जो भी हस्ताक्षर है वो उनके नहीं है। जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस जो है इस पत्र को लिखने वाले की तलाश जो है वो कर रही है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।